नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये शुरुआती के जो ये उद्गार हैं भारतीय अवाम ताकत दल के या मेरे, इसमें बहुत कुछ छिपा है और इतना ही हमारे सभी भारतीय भाई बहन समझ लें, इसको आत्मसात कर लें और वैसी सोच विकसित कर लें और वैसा ही बर्ताव करने लगें, बहुत कल्याण इस देश का हो जाएगा, बहुत कल्याण इस देश का हो जाएगा। और इसमें इस बात का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी विधा को पूर्ण करने के लिए जो मनुष्य का जो है तीन उसकी इंद्रियां जो हैं, एक मन, वाणी और कर्तव्य, तो मनसा वाचा कर्मणा का हमेशा जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हमारे भारतीयता हमारे मन में भी होनी चाहिए और उसी प्रकार जब आवश्यकता पड़े तो वाणी में भी होनी चाहिए और हमेशा हमारे कर्तव्य में, हमारे एक्शंस में, हमारे आचरण और व्यवहार में भी होना चाहिए। तभी हमारे सभी लोगों का विश्वास इसमें आएगा और विश्वास आना बहुत जरूरी है। जो ये मुहिम है, लोगों का विश्वास आना बहुत जरूरी है, तो आएगा। तो इसका मैं समझता हूँ कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती है कि वो मनसा अवाचा कर्मणा से सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में ये एहसास दिलाएं, ये विश्वास दिलाएं और तब ये तेजी से बहुत आगे बढ़ेगा। कुछ बातें ऐसी कर लेते हैं कि ये भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का जब मुहिम आगे बढ़ रहा है तो हमारे जो पंजाब में रहने वाले खास करके सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो कैसे पीछे रहे, तो वो शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे करके उन्होंने कहा कि हमने तो नोटा को दिया है और कहाँ चला गया नोटा के साथ तो अन्याय है। इस पर चुनाव आयोग पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहा कि नोटा में दिए गए वोट जो है वो कहाँ चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बढ़ जाते हैं। ये सरासर जो है एक लोकतंत्र में के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि जो लोग इन पार्टियों को नापसंद करें तो उस रास्ते को इस तरह से बंद कर दिया जाए कि उसके पक्ष में डाले हुए, नोटा के पक्ष में डाले हुए मत इधर उधर कर दिए जाएं। यदि इस तरह का तिकड़म है, व्यवस्था है और मान लीजिए कि काफ़ी तादाद जो है इन राजनीतिक दलों को पसंद न करे, तो उस रास्ते के साथ इतना बड़ा अन्याय, लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये सारी बातों का कुछ पुख्ता एग्जाम वो प्रमाण मिलने पर
निश्चित तौर पर भारतीय जनता दल इस केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और आदरणीय चुनाव आयोग के सामने रखेगा और उसको और निवेदन भी करेगा कि ये सभी संस्थाएं सहृदयता के साथ इसको देखें कि ये इस पहलू के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया गया है। तो ये भी अपने तो हमारे जो पंजाब के में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं हमारा और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनसे ये सुनने को मिला है कि उन्होंने नोटा का इस्तेमाल किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस को और इसको जो आम आदमी पार्टी है उसको नकारा है। ये कहाँ से इसको वोट आ गया, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं है, पहली बार मैंने थोड़ा ठोकर मिला है, सफलता नहीं मिली और कोई भी इस तरह से असफलता ठोकर आगे की सफलता का द्वार खोलता है। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस बात के लिए निराश ना हो कि मान लीजिए ये चुनाव ये ईवीएम मशीन की ये स्थिति से घबराए नहीं। अब आगे आने वाले और भी चुनाव है, संसदीय चुनाव है, चुनाव है 2024 का, उसमें भारतीय जनता दल, मैं अभी से कह दे रहा हूँ, भारतीय जनता दल सभी सीटों 5 से 43 से वो पूरे दमखम के साथ और सभी उम्मीदवार वो खड़े करके जो है वो जो लड़ेगा और सभी को वो जितवाने का प्रयास करेगा और अपने जो आदरणीय आवाम से भी आग्रह करेगा, उनसे भी विनती करेगा कि भारतीय जनता दल के इस प्रयास में वो भी अपना आशीर्वाद दे, वो भी अपना सहयोग करे। तो ऐसा तो इसमें कुछ जो थोड़ी बहुत अपेक्षित असफलता नहीं मिली है उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जज्बा जो है वो हमेशा कायम रहना चाहिए और वो जज्बा हमारा है भारतीयता का पूरे देश में। देखिए ये बात क्यों कही जा रही है। देखिए ऐसा है कि इसमें जो अहमियत है हमारे राष्ट्र भारत की या मुल्क अपने मुल्क भारतवर्ष की, तो मुल्क भारतवर्ष की जब अहमियत है तो उसमें रहने वाले सभी भारतवासी इस देश के भारतीय नागरिक हैं और उनकी पहचान वो सिर्फ है वो भारतीय है। इस सच्चाई को हर एक जो हमारे देशवासी हैं, यानी वहाँ से लेकर तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक सभी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारा जो वास्तविक और संवैधानिक, ये हमारा देश संवैधानिक देश है। किसी पंथ आधारित या किसी पंथ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं उस पर आऊँगा कि जो ये भ्रम फैलाते हैं हिंदू राष्ट्र वगैरह जो है, वो जो इस तरह भ्रम फैलाते हैं वह इस देश के शत्रु हैं। तो यह पंथ आधारित नहीं है, किसी पंथ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हमारा देश संवैधानिक देश है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट हमारा जो है, हमारा ये राष्ट्र जो है भारतवर्ष है और इसके सभी नागरिक जो है भारतीय हैं। वहाँ से मैंने तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक, यही एहसास कि हम सभी लोग भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, यही एहसास सभी हमारे जो 135 करोड़ भारतीय भाई बहन है ये होना बहुत जरूरी है। जो है जैसे कि ये इस जापान का उदाहरण दिया जाता है, वो 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर इसने अमेरिका ने बम गिराया था, तब से वो उस राख से उठ खड़ा हुआ और उस बर्बादी की राख से जो उठ खड़ा होने के बाद वह इसी भावना के कारण कि वहाँ के लोग अपने को जापानी समझते हैं और अपने राष्ट्र जो है जापान को समर्पित है। तो
वो जापान जो है आर्थिक मामलों में विश्व का एक नेता है और व्यापार के मामले में विश्व का नेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी मामलों में विश्व का नेता है। वो हमारे भारत में आकर के सहायता कर रहा है। बुलेट ट्रेन जो शुरू की गई है मोदी जी के द्वारा बॉम्बे टू अहमदाबाद, उसमें उसका योगदान है। कई मेट्रो में उसका योगदान है और कई और भी जो गतिविधियाँ चल रही हैं आर्थिक हमारी, उसमें उसका योगदान है। तो वो इस स्थिति को जब आया है और आज भी लोग तारीफ करते हैं, देखिए जापान की तकनीकी, जापान की गाड़ी और जापान का सब कुछ बोलते हैं, तो वो ऐसे नहीं है। वहाँ के लोग अपने को सिर्फ जापानी समझते हैं और वो अपने राष्ट्र जो है जापान को समर्पित है। ये सब भ्रम फैलाते हैं कि भाई वहाँ बौद्ध धर्म, हाँ बौद्ध धर्म को किस रूप में मानते हैं, कहाँ तक महत्व देते हैं, इसके भी विषय में कई बार भारतीय अवाम ताकत दल इसी YouTube के संदेश के माध्यम से कई बार जो है बताया हुआ है और ये आवश्यक है तो इसमें भी हम वो बोल देते हैं। लेकिन जो मुख्य विषय अभी बोलना है वो जो कश्मीर फाइल्स पर जो गंदगी जो फैल रही है उसके विषय में जो सावधान होने की आवश्यकता है उस पर भी हमको कहना है। तो अभी जो है बौद्ध धर्म को लेकर के हमारे जापानी लोग जो है क्या अवधारणा रखते हैं इसको भी समझने की जरूरत है। और वो वाकया में बहुत मार्मिक और हृदय स्पर्शी है और हम भारतीय भाई बहनों जो जिस स्थिति में फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी और सीख देने वाला है। तो उस विषय में यह है कि एक कोई औसत जापानी से, और ये सच्ची घटना है, एक औसत जापानी से जब ये पूछा गया कि मान लीजिए आपके सामने एक बहुत ही विकट स्थिति है या प्रिकेरियस सिचुएशन है कि आपके सामने आपका बौद्ध धर्म है और आपके सामने आपके पिताजी हैं। विकटता इस बात की है कि इनमें से एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो इस विकट स्थिति में आप क्या करेंगे? वो औसत जापानी कहता है कि हम अपने पिताजी को मार करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। और फिर इसके बाद एक और उससे विकट सवाल किया गया कि भाई इससे भी एक और विकट स्थिति आपके सामने आ जाए कि आपके सामने आपका बौद्ध धर्म है और आपका राष्ट्र जापान है और उसमें भी इसी प्रकार की विकटता है कि एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे आप? तो कहा कि हम जरा भी देर नहीं करेंगे, हम अपने बौद्ध धर्म को मार करके अपने देश जापान को बचाएंगे। इस तरह की भावना है कि बौद्ध धर्म को या अपने पिताजी को, अपने राष्ट्र को किस तरह से वो महत्व देते हैं और उस महत्व की वरीयता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। तो आप जरा तुलना करिए यहाँ पर और जरा सा ये इस संबंध में मैं पूछना भी चाहता हूँ, कितने लोग हमारे देश में हैं कि जब आवश्यकता पड़ जाए तो अपने हिंदू सनातन को समाप्त करके भी इस देश को बचाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं कि आवश्यकता यदि पड़ जाए तो अपने इस्लाम को भी अपना इस्लाम पंथ को भी समाप्त करके इस देश को बचाएंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ईसाई पंथ को की कीमत पर या उसको समाप्त करके भी इस मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे? कितने ऐसे लोग हैं कि अपने सिख पंथ को भी मार करके अपने इस मुल्क भारत राष्ट्र को बचाएंगे? तो और तो हम नहीं जानते हैं, कम से कम भगत सिंह ने इस पंथ को छोड़ दिया था इस राष्ट्र के लिए। वो तो एक मिसाल हैं।
सबके लिए। राष्ट्र के लिए उन्होंने सिख पंथ को छोड़ दिया था और इसलिए देशभक्ति के मामले में सबसे आगे हैं वो, इसलिए वो शहीद आजम भगत सिंह कहे जाते हैं। उनको वो न्यायोचित स्थान ये गद्दार, ये जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले न दें, वो बात दूसरी है, और उनको क्रांतिकारी आतंकवादी लिखवाएं, वो बात दूसरी है। और इस जेएनपीसी को सजा मिलेगी, हमारे देश के लोग इस जेएनपीसी को सजा देंगे और इस बीजेपी को भी सजा देंगे जो जेएनपीसी को बचा रही है। तो बात चल रही थी कि कितने लोग तैयार होंगे कि जब ऐसी आवश्यकता पड़ जाए अपने अपने पंथ को मार करके भी इस मुल्क, इस प्यारे मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे। ये अपने आप में एक सवाल है और इसका जवाब हर एक भारतीय भाई बहन को देना पड़ेगा। तो उस तरह की भावना होने की आवश्यकता है। स्थिति क्या है भारत में? अरे छोटी छोटी बातों पर राष्ट्र हित को कुचल देते हैं और सिर्फ अपने पंथ, हिंदू 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 सनातन, हिंदू सनातन, या मुस्लिम इस्लाम इस्लाम इस्लाम, यानी किस तरह से ये। और छोटी सी भी चिनकारी यदि आ जाए तुरंत हिंदू मुस्लिम में वो आग बन जाती है और लोग बना देते हैं। ये सारी स्थितियों को समाप्त करना होगा। हमारी जो भक्ति है और हमारी जो संवेदना है अपने राष्ट्र के प्रति सबसे ऊपर होनी चाहिए। मैंने इस शब्दों में भी कहा है कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, ये माना चाहिए कि हमारे ईश्वर या खुदा या गुरु या वाहेगुरु या गॉड से भी ऊपर है, या हमारे गीता, रामायण या कुरान या बाइबिल या गुरु ग्रंथ साहिब, इससे भी ऊपर है। ये मान्यता हर एक भारतीय भाई बहन में होनी चाहिए, होने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही अपने जो 140 करोड़ हमारे भारतीय आवाम है उसके प्रति मोहब्बत भी जो है उसके बाद माने राष्ट्र के प्रति भक्ति और राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता के बाद हमारी अपने आवाम के प्रति, और किस भाव में कि अपने ही भारतीय भाई बहन हैं इस रूप में, और इस मान्यता में कि ये हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, तो कोई भी दीवार बीच में नहीं आनी चाहिए। जो तमिलनाडु के भी हमारे वो भारतीय भाई बहन हैं, तो फिर ये दीवार नहीं आनी चाहिए कि उनकी तो भाषा तमिल है, या वो तमिल कहे जाते हैं, या वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, या वो किसी और पंथ को मानने वाले हैं। इस सारी दीवारों को तोड़ना होगा। तमिलनाडु में रहने वाले अपने भारतीय भाई बहन हैं। तमिल जो है हमारी भारतीयता का एक प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। इसलिए महत्व और अहमियत जो है सिर्फ भारतीयता का है। ये भारतीयता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तमिल के रूप में भी प्रकट होती है, कन्नड़ के रूप में भी प्रकट होती है, और मलयालम के रूप में भी प्रकट होती है, तेलुगु के रूप में भी प्रकट होती है, जो उड़िया के रूप में भी वो प्रकट होती है, और मराठी के रूप में भी वो प्रकट होती है, गुजराती के रूप में प्रकट होती है, वो बंगाली के रूप में भी प्रकट होती है, हमारे वो पंजाबी के रूप में प्रकट होती है, हमारे असमिया इत्यादि के रूप में भी प्रकट होती है, लेकिन है वो भारतीयता। इसलिए अहमियत भारतीयता का। इसलिए सभी जो अपने भारतीय भाई बहन हैं वो बिल्कुल पक्का रूप में और सच्चे रूप में एहसास करें कि हम सभी भारतीय हैं और हमारे देशवासी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इस तरह की सोच, इस तरह का व्यवहार और इस तरह का आचरण, इसकी सख्त आवश्यकता है। इन बातों का ख्याल करते हुए हमारे देश में जो शक्तियां व्याप्त हैं उनको भी पहचानने की जरूरत है। जैसे ये
एक बहुत अपने को कहता है कि हम बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो क्या प्रचारित करता है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कहने से कई समस्याएं पैदा होती हैं। एक तो दूसरे पंथ वाले जो है, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, दूसरे पंथ को मानने वाले, उसका अनुसरण करने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनके मन में एक भ्रम और या कुछ अंश तक दहशत भी आती है। ये जो आरएसएस है कोई मामूली संगठन तो नहीं है, कोई सड़क छाप संगठन तो नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र क्यों बोलता है? तो एक भ्रम और दहशत हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में वो फैलता है, और आपस में, और वहाँ भी स्वार्थी और कट्टरवादी तत्व हैं। वो कहते हैं हाँ भाई, ये जो आरएसएस है हिंदू राष्ट्र की बात करता है या हिंदू राष्ट्र बना भी देगा। और जो कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्व तो इस तरह से फैलाते हैं, और फिर उसको भुनाने के लिए ये समाज में विखंडनकारी ताकतें जो है वो चली जाती हैं। उसमें सबसे आगे कौन है? ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस। देखिए, अब विषय भटक न जाए। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस मर चुकी है, वामपंथी मर चुके हैं। ये अवधारणा जो फैला रही है बीजेपी, बहुत ही गलत। हम नहीं कहते, गलत तो है ही। उनको बचाने की एक साजिश है जो कि बीजेपी चला रही है। ये कांग्रेस तो मर चुकी है, वो तो मर चुकी है। जब तक इस देश में ये टीएमसी जिंदा है, जब तक इस देश में एनसीपी जिंदा है, जब तक ये समाजवादी जिंदा है और आरजेडी जिंदा है, आप समझ लीजिए ये एनपीसी मरी नहीं है। ये सभी जो है, जो उपज जो है, प्रोडक्ट जो है, या प्रोडक्ट जो है उसी जीएनपीसी। और जब तक ये केजरीवाल जिंदा है, केजरीवाल की पार्टी जिंदा है, तब तक कभी मत मानिए कि कांग्रेस मर गई। कांग्रेस ने अपने अपने अलग अलग अवतार खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस मरी नहीं। और इस देश में वामपंथी भी मरे नहीं हैं। उनकी जो उनका जो क्षेत्र है, एक तो क्षेत्र है उनका, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी किसान संघ हैं, जितने मजदूर संघ हैं, जिसने किसान मजदूर संघ हैं, उनमें इनकी बहुत बड़ी पैठ है। तो अच्छा, और पैठ है, और फिर इनको सत्ता से मतलब ही नहीं है। वो तो अपने एजेंडे पर काम करते हैं, भारत को विखंडित करके भारत को अंदर से कमजोर करना। ये इनका एजेंडा है भारत के खिलाफ। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक किस्म के, ये हमारे गद्दार कह लीजिए, या देश विरोधी हैं, या देशद्रोही हैं। भारत को विखंडित करके भारत को अंदर से कमजोर करना, ये इनका एक परमानेंट अस्थायी इनका एजेंडा है। और ये एजेंडा अपने आप नहीं, चीन के इशारे पर करते हैं। चीन से फंडिंग उनको मिलती है। तो जिसकी यानी इतने बड़े क्षेत्र में वो ट्रेड यूनियन, कर्मचारियों का संघ और मजदूर संगठन, किसान संगठन, किसान मजदूर संगठन इत्यादि में जिसकी पैठ हो, जिसमें जकड़ पकड़ हो, उसको ये कहना कि और ये वामपंथियों का अंत हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, वो इनको यानी वामपंथियों को बचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि बीजेपी चला रही है। बीजेपी तो जितने भी हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी रक्षा कर रही है, उनको पाल रही है, उनको पोस रही है, और उनको देश के खिलाफ गतिविधि चलाने की हर एक सहूलियत मुहैया वो करवा रही है, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर। तो इसको जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझें। ये बहुत ही माने सफाई के साथ विथ ए डिग्री ऑफ सॉफिस्ट्री, यह है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके
देश के खिलाफ ये गतिविधि जो वो चला रहे हैं। इस दल को इस देश में बैठाना जो है खतरे से खाली नहीं है। और जितने भी ये खतरनाक और देश विरोधी, देश के गद्दार संगठन कह लीजिए, तत्व कह लीजिए है, उनको किस सफाई से बचाती है, इसके भी नमूने पहले भी बताए गए हैं। और इन नमूनों से जरा आप सावधान रहिए। जिससे जीएनपीसी का जो है वो राहुल गांधी इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का गद्दार है। जरा तुलना करिए ना कि डोकलाम के मुद्दे, हालांकि डोकलाम जमीन किसकी है वास्तव में, वो इसकी है भूटान की। भूटान की रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी किसकी है? अपने भारत सरकार की है। और तो वहाँ पर जो है ये चीन वाले जो है अपना जो सड़क बनाने के तमाम माने हथियार और औजार और जो उनके यानी जो मशीनें हैं उसके साथ चले गए सड़क बनाने के लिए। मंसूबा क्या था कि भारत का नक्शा देखिए तो पश्चिम बंगाल से जो पूर्वोत्तर की ओर जाते हैं तो नक्शा देखिए तो वो एक पतली सी वो लगता है, वो पतली सी कम से कम 50 किलोमीटर लंबा और 18 या 20 किलोमीटर चौड़ा। ये बहुत ही मार्मिक, बहुत ही खतरनाक किस्म का है। उसी पर हमारे देश के दुश्मन, चाहे वो हमारे भारत के अंदर हो और चाहे वो भारत के बाहर हो, इसी पर नजर रहती है। उसको बोलते हैं चिकन नेक, यानी मुर्गा या मुर्गे की गर्दन, उसी को काटने के लिए। ये वो कट जाएगा तो पूरा पूर्वोत्तर भारत कट जाएगा। तो उसी के चक्कर में चीन जो है डोकलाम में सारी मशीनें लेकर के वो पहुंच गया सड़क बनाने वाले की। सड़क बन जाएगी तो वो अपना सेना वना जो है वो तैनात कर देगा और तैनात करके उसी चिकन नेक को, उसी मुर्गी की गर्दन जो अभी मैंने बताया नक्शा आप देखिए तो आपको दिख जाएगा। तो और वैसे भी भारत के लिए भी बहुत माने सामरिक दृष्टि से बहुत ही वो मार्मिक है। तो भारत की सेना वहाँ पर डट गई और चीन की सेना भी तो आ गई थी। तो उसमें भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी। तो कल्पना करिए इस स्थिति में ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है। तो जरा आप समझिए कि ये किस स्तर का, कितना खतरनाक ये अपने देश का गद्दार है ये राहुल गांधी। चोरी छुपी मिलता है और शुरू में तो ये झूठ भी बोलता रहा कि हम नहीं मिले हैं, लेकिन कभी जब उसको घेरा गया, घेरघार हुई, तो उसने कबूला कि नहीं हम मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी महोदय आज तक जांच तक नहीं कराए ये गद्दार राहुल गांधी उस स्थिति में, जबकि भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी और कभी भी युद्ध हो सकता था, अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर इसने क्या बातें की, कौन सी हमारी संवेदनशील सूचनाओं का इसने आदान प्रदान किया भारत के खिलाफ। ये मोदी महोदय और बीजेपी की सरकार ने आज तक जांच नहीं करवाई, सिर्फ इसलिए इस बीजेपी को, मोदी महोदय को इस गद्दार राहुल गांधी को बचाना है, इसको बेनकाब होने नहीं देना। ये बीजेपी वालों का कितना खतरनाक राष्ट्रद्रोह है, गद्दारी है इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। तो आज तक वो जांच नहीं करवाई, क्या बताएं। जब यूपीए की सरकार थी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों जरा इस पर गौर करिए, जब यूपीए की सरकार थी तो ये जीएनपीसी मतलब कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौता किया। और ऐसा समझौता कभी विश्व में कहीं नहीं होता है। दो देशों के बीच में, सिर्फ सरकारों के बीच में समझौता होता है।
राजनीतिक दलों के बीच में कोई समझौता ऐसा होता नहीं। इसलिए कि ये मसला जब वहाँ पहुँचा, इसलिए ये मसला जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँचा, सर्वोच्च न्यायालय चौंक गया कि हमने तो कभी देखा ही नहीं कि दो देशों में दो राजनीतिक दलों के बीच में कोई समझौता हो। लेकिन वो देश के साथ गद्दारी करने वाला समझौता इस माने जेएनपीसी के राहुल गांधी और उधर के और जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में समझौता हुआ। और ये समझौता कहाँ हुआ था? वुहान में। वुहान तो वैसे भी बदनाम है, तो वुहान में हुआ था। और उसकी गवाही में यही जो है सोनिया गांधी, और उसी के चलते इस जेएनपीसी वालों ने, अच्छा, और दस्तखत किसने किया था? यही गद्दार राहुल गांधी ने। तो आज तक ये मोदी महोदय, यही मोदी की देश के खिलाफ गद्दारी है, यही गद्दारी है। आज तक उन्होंने इसकी जांच तक नहीं कराई कि आखिर जो ये गद्दार राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 2008 में जो समझौता किया, उस समझौते में क्या है। आज तक इन झूठे राष्ट्रवादियों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और उस समझौते के तहत जो इन सबों ने रिश्वत लिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो इतनी बड़ी गद्दारी है इस जेएनपीसी के राहुल गांधी के और सोनिया गांधी की भारत के खिलाफ। और उतनी ही गद्दारी बीजेपी की भी है और मोदी जी की भी है कि आज तक वो जांच नहीं कराया, सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए। देखिए ना, और हमारी सेना जब आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए, और वो आतंकवादी ठिकाने जो सीमा पर हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा पर हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी क्षेत्र में आते हैं, पड़ते हैं, तो उन आतंकवादी ठिकानों को, शिविरों को नष्ट करने के लिए जब हमारी भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो ये राहुल गांधी उसके सबूत मांगता है। सबूत मांगने के बहाने हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर को नीचा दिखाता है। उसके जो हमारी भारतीय सेना का जो हमारी भारतीय सेना का जो मनोबल है, उसको गिराने के लिए सबूत मांगता है। आप कल्पना करिए कि किस घटिया स्तर का ये हमारे, कितना खतरनाक जो है हमारा ये गद्दार राहुल गांधी है और देशद्रोही राहुल गांधी है। अपने सेनाध्यक्ष, और उसमें सेनाध्यक्ष वही हैं जो कि बाद में सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाले भारत के बिपिन रावत जी थे हमारे, जो जनरल बिपिन रावत जी थे, उसमें सेनाध्यक्ष। उसको ये गद्दार राहुल गांधी अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है, और दुश्मन पाकिस्तान के जनरल बाजवा को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। आप लोग खुद इसका अंदाज करिए कि ये कितना खतरनाक किस्म का गद्दार है ये राहुल गांधी। और भी इसका वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा और गौर करने की जरूरत है। उसको ये बीजेपी वाले गद्दार न तो कहते हैं, न तो किसी को कहने देते हैं, और कहते हैं कि नहीं, ये इसको गद्दार मत कहिए, इसको पप्पू कहिए। ये ना समझ है, 51-52 साल का माने बच्चा है। इस साजिश को जरा समझिए कि जिसको गद्दार के रूप में बेनकाब करना चाहिए,
जनता में जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए, उसको बीजेपी वाले किस तरह से बचाते हैं कहते नहीं, इसको पप्पू समझिए। कन्हैया कुमार ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको देश का खतरनाक गद्दार न बोल करके टुकड़े टुकड़े गैंग का ही गिरोह का टुकड़े टुकड़े गैंग आदमी। तो किस तरह से देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को बीजेपी बचा रही है, माने यो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। तो ये गद्दारी देश के खिलाफ बीजेपी वालों की देखने, इसको बहुत गौर से आप समझिए। और अपने इन पापों को ढकने के लिए वो हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने एक भ्रम कि यदि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा तो हिंदुत्व नहीं बचेगा। ये हिंदू सनातन के रक्षक हो गए हैं। सवाल इस बात के, जो देश की रक्षा नहीं कर सकता है, देखिए ये देश की रक्षा की बात आएगी तो तुरंत तर्क देंगे, अरे हमारी सेना तो ये करती है। सेना, हमारी भारतीय सेना ने तो हमेशा काम किया है, और हमारी भारतीय सेना जो है विश्व का ये माना हुआ है कि यह वो फौज है जिसको विश्व में कोई भी सेना इसको परास्त नहीं कर सकती है। यह हर एक सेना को परास्त कर सकती है, जीत सकती है, ये सभी लोग मानते हैं। अरे 62 में तो वो गद्दार नेहरू ने अपनी भारतीय सेना को हरवाया ना, तो उसकी गद्दारी को देखिए। हमारी सेना ने नहीं हारा। 62 में हमारी भारतीय फौज नहीं हारी, गद्दार नेहरू ने हरवाया, इसको समझिए। तो भारतीय सेना को तो जो आवश्यक जो है, जो हथियार आप दे दीजिए, इक्विपमेंट दे दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट दिखाएगी वो। तो इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी को जो आंतरिक जो सुरक्षा है, वो मोदी जी के कारण जो है बहुत ही जो है हमारा आंतरिक सुरक्षा बहुत खतरे में है। क्यों खतरे में है? कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, उनको पस्त करने के बजाय, उनको क्रिपुल करने के बजाय, उनको पंग करने के बजाय या उनका विनाश करने के बजाय, ये सबको पाल पोस रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है, इनके राष्ट्रवाद की ये इनकी असलियत है। इसलिए बहुत हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक जो है वो साबित हो रहे हैं। और सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं हो रही है। जो खतरनाक किस्म के देश विरोधी, भारत विरोधी एक मीडिया है, वह भी मोदी जी के शासन के द्वारा पाला जा रहा है। और उस मीडिया में एक तबका ऐसा है जो छुट भैया आप कह सकते हैं, छोटे किस्म के मीडिया हैं, लेकिन उनकी करतूतें बड़ी खतरनाक हैं। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर के जो काम जो है ये कम्युनिस्ट वाले कर रहे हैं भारत के खिलाफ, वही काम वो कर रहे हैं। तो सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बौद्धिक वर्ग है जिसको कभी बारूदी बौद्धिक वर्ग कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल कहते हैं, कभी इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहते हैं। तो वो जो है भारत विरोधी बौद्धिक वर्ग है, जिसमें कि कभी वो सुधा कोई है, सुधा करके अपना नाम इसमें नहीं याद आ रहा है, और बरबरा राव इत्यादि आपको, और नौलखा, इस टाइप के मिलते हैं। तो ये उसी टाइप के जो है खतरनाक भारत विरोधी ये सब हैं, बौद्धिक वर्ग के हिस्से। PFI है, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी है, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कट्टरवादियों को पैदा करती है।
P5 उसी में, और उसी का एक और मुखौटा है SDPI। और अभी जो बात हो रही थी, और जो है पत्रकारों का गिरोह, पत्रकारों के गिरोह में ये आशुतोष, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी, राहुल कंवल, उर्मिलेश, अजीत अंजुम, फिर मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, आलोक जोशी, शरद प्रधान, अशोक वानखेड़े और भी तरह तरह के मिलते हैं। ये सब भारत विरोधी और JNPC के चमचे, बड़े ही खतरनाक किस्म के। उसमें एक जो है वो श्रवण गर्ग, अभी जो श्रवण गर्ग के भी विषय में अभी हम बताएंगे। ये सब है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ये NDTV, न्यूज़ 24 और जो है ABP न्यूज़, सुदर्शन, ये सब बड़े खतरनाक किस्म के हैं भारत विरोधी। तो और पत्रकार का हो गया, मीडिया का हो गया, और प्रिंट मीडिया में द हिंदू, अंग्रेजी दैनिक जो है द हिंदू, उसके खतरनाकपन तो बहुत ही शातिर है। इसको अलग से किसी वीडियो में पहले नहीं बताया गया है, बताने की आवश्यकता है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स शायद दोनों में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, और ये जो दैनिक जागरण भी है, बड़ी अपने को दिखाता है राष्ट्रभक्त जो है। और ये बीजेपी के चमचा है। बीजेपी खुद मैंने जो है एक भारत विरोधी वो गतिविधियों में संलिप्त है, सारे देश विरोधियों को पालते हुए। तो उसी प्रकार ये भी वो संलिप्त है। और इसके बाद जो है हितवाद है, और भी तमाम पेपर है। और जो छुट भैया किस्म के जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे कि जिनको आप जो है यहाँ टैबलॉइड्स कहते हैं, तो जैसे कि दीवार है, कारवां है, द प्रिंट है, द क्विंट है, ये सब छुट भैया तो हैं भारत में कहलाते हैं। और ये जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया। कौन मीडिया? BBC, फिर वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सभी इस टाइप से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया है। उनसे ये मिलकर के जो अभी मैंने चार बताया है, कारवां, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, मिलकर के भारत के खिलाफ झूठी और रचित कहानियों के आधार पर भारत को बदनाम करना और भारत को हमेशा अस्थिर करना, कोई न कोई आंदोलन में खड़ा करके भारत को अस्थिर करना और भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना, ताकि ये वो शक्तिमान न बन जाए, शक्तिशाली न बन जाए। ये साजिश जो है, ये जो छुटभैया किस्म के वो हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया से मिलकर ये कर रहे हैं। तो इस तरह का मीडिया जो हमारे देश के अंदर है, ये कोई भी देशभक्त होता है तो BBC की एंट्री तुरंत जो है वो बंद कर दिया होता है। और तमाम जो टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी एंट्री भारत में बंद कर दिया होता सबकी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वाशिंगटन पोस्ट की, BBC की, टाइम्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, सबकी, सबको ये बकायदे प्रोत्साहन दे रहे हैं हमें मोदी जी। राष्ट्रभक्ति कभी भी गवारा नहीं करेगी इनकी एंट्री भारत में। तो ये देश के लिए बहुत बहुत खतरनाक बन गए हैं मोदी जी।
तो और बताइए, ऐसा आदमी राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो वोट बटोर रहा है। ये तो वैसे ही है कि जैसे कि ये एनपीसी वाले देश को बांटे और अपने अपने पार्टी का नाम रख लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जबकि वो न तो वो तो एंटी इंडिया भी है, एंटी भारत भी है और एंटी नेशनल भी है, लेकिन नाम रखी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि इसको सिर्फ जेएनपीसी जानिए, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस। तो बात हो रही थी, तो ऐसे जो है खतरनाक राहुल गांधी को वामपंथियों की भी बात नहीं कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी टीवी चैनलों पर जब भी परिचर्चा आप देखते होंगे, इतने खतरनाक देशद्रोही जेएनपीसी के जो प्रवक्ता होते हैं, इन बीजेपी वालों को धाड़ करके भीगी बिल्ली बना करके चले जाते हैं। इतने खतरनाक देशद्रोही वामपंथियों के प्रवक्ता बीजेपी वाले प्रवक्ताओं को भीगी बिल्ली बना करके धाड़ करके निकल जाते हैं। और वो कभी कभी एंकर को भी इस तरह से वो झकड़ियाते हैं। और पता नहीं ये मीडिया वाले जो है एनपीसी के इतनी बड़ी देशद्रोही एनपीसी इतने बड़े खतरनाक देश के दुश्मन वामपंथियों को, उनके प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं? ये भी बहुत बड़ा एक दुखड़ा है। मीडिया जो कि अपने को चौथा स्तंभ कहता है, इन सारे देश के दुश्मन, देश के गद्दार संगठनों के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। और ये भी आपने देखा हो कि सिर्फ काफी इनकी परिचर्चाओं में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गद्दारी है इन सबों की, बताया गया है। और ये अपने को मीडिया वाले कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इनको कहा गया कि भाई आपका जो धंधा, आपका जो बिजनेस है, वो संविधान की जो मौलिक धारा माने मौलिक अधिकार की जो धारा है 19(1)(a) या 19(1)(a), यानी जिसमें फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार, तो उस पर इनका बिजनेस है। लेकिन कभी भी संविधान का न तो आदर करते हैं, न तो उसके यानी प्रावधानों का सम्मान करते हैं। ये बराबर चुनाव देख लीजिए, यहाँ पर इतने मुस्लिम हैं, इतने यहाँ यादव हैं, यहाँ ठाकुर है, ब्राह्मण है। बहुत ही बेशर्म किस्म के संविधान विरोधी ये गतिविधियां चलाते हैं। तो चौथा स्तंभ का मुखौटा पहन करके मीडिया वाले जो हमेशा जो है देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ ही जो है ये गतिविधि चलाते हैं। तो और ये जो है एक जो पत्रकारों का गिरोह मैंने अभी बताया है कि जैसे कि ये आशुतोष है, अविशाल शर्मा है और अजीत अंजुम है, अपन प्रसन्न वाजपेयी है, उसमें राहुल कंवल है, विनोद दुआ तो खैर मर गया, और बरखा दत्त है, अरफा खानम है, राणा अयूब है और उर्मिलेश है, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, शरद प्रधान, मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, तमाम है। यह सिर्फ इस देश की जो सबसे बड़ी अभिशाप है जेएनपीसी, उसी के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा तिकड़म का बहस करवाते हैं। और उसमें एक जो है श्रवण गर्ग करके है, उसका उल्लेख विशेष रूप से इसलिए है कि वो कश्मीर फाइल्स पर जब बहस आई तो वो ये गद्दार किस्म का श्रवण गर्ग ये कह रहा है कि इस जहर का सामना सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। श्रवण गर्ग जैसे गद्दार पत्रकार ये देश को बताएं, जिसने भारत को बंटवाया हो, विभाजन करवाया हो, और उस विभाजन में हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाई हो,
3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़वाए हों, और उसको ये सब जो है आज़ादी दिवस का नाम इन सबों ने दे दिया। इतने बड़े त्रासदी के अवसर को वो जो है इस तरह के जहर का को खत्म करेगा। अरे उसी का नेहरू के ही कारण तो यानी ये स्थिति पैदा हुई। आज जो जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं वो जो सिर्फ नेहरू के कारण, नेहरू जो है जो कश्मीर की समस्या की जड़ में है, और उसको ये गद्दार पत्रकार श्रवण गर्ग कर रहा है कि इसका सामना जो है वो कांग्रेस करेगी। अरे ऐसे पत्रकार, ये हमारे, मैं साफ कर दे रहा हूं कि हमारे देश में यदि देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा का पूरा संचार होता और जागरूकता होती, तो श्रवण गर्ग ऐसे पत्रकारों को हमारे देश की जनता ही, हमारे भारतीय भाई बहन भी लात मार करके भारत को बाहर कर दिए होते। ये हमारे देशभक्ति का में जागरूकता उतनी नहीं है कि ये सब बोलते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी इसी देश का खाता है, इसी देश के पैसे को लूट करके तमाम जो है वो यात्राएं करता है, तमाम ऐश करता है। तो देशभक्ति का अभाव तो है, ये तो उसी का तो देशभक्ति का अभाव की बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। उसी के चलते तो चाहे श्रवण गर्ग हो, चाहे आशुतोष हो, ये देश के गद्दार ये पत्रकार। मैं तो सही कह रहा हूं कि भाई ये जागरूकता होती, पूरे समूह जो करीब जो है 30, 35 या 40 के आसपास है, सबको जो है लात मार करके जनता ही भगा देती। लेकिन आज वो जहर घोल रहे हैं इस समाज में, जहर घोल रहे हैं, और मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। और ये सारी देश विरोधी ताकतों को ये जो बीजेपी वाले किस तरह से इनको बचाते हैं, जरा ये भी नमूना जरा देख लीजिए। इन सारी देश विरोधी ताकतों को बीजेपी वाले कहते हैं कि ये देश विरोधी नहीं है। पहली बात, ये मोदी विरोधी है। ये सब देश के लिए खतरनाक नहीं है, देश के लिए गद्दार नहीं है, ये भारत के लिए गद्दार है, खतरनाक नहीं। ये सब मोदी विरोधी है भाई। तो किसी व्यक्ति का विरोध और देश का विरोध एक ही होगा। व्यक्ति का विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन देश का विरोधी इस देश को मान्य नहीं है। उसके प्रॉपर इलाज की आवश्यकता होती है। जो देश विरोधी हो उसको ठिकाने लगाने की आवश्यकता होती है। तो इतने खतरनाक यानी देश के दुश्मनों को बीजेपी किस तरह से बचाती है? कहते कि भाई यह देश के दुश्मन नहीं है, देश के गद्दार नहीं है, ये भारत विरोधी है, भारत द्रोही नहीं है, ये सब मोदी विरोधी हैं। मोदी विरोधी कहते हैं सारे उनके पाप जो है वो धुल जाते हैं। और उनके बीजेपी वालों के इसी तर्क का वो भी इस्तेमाल करते हैं कि अरे भाई हम जो है देश विरोधी नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, चूंकि हम मोदी विरोधी हैं इसलिए लोग हमको देश विरोधी कहते हैं, गद्दार कहते हैं। देखिए दोनों का तर्क की लाइन एक ही है। तो किस तरह से ये बीजेपी जो है देश के दुश्मनों को बचा रही है, यही बीजेपी की देश के खिलाफ गद्दारी है। तो हमारे खास करके देश के लोग और विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मैं बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी मुल्क की अहमियत सबसे ऊपर होगी। हमारे देश का की महत्ता, उसका महत्व, उसके वरीयता, उसकी प्रायोरिटी टॉप पर होगी। तो इस चीज का संचार करिए और इस बीजेपी की असलियत को समझिए। ये सिर्फ राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वो वोट बटोर रही है और अंदर खाने में प्रचार कर रही है कि वो ये हिंदुत्व के रक्षक है। जो ये आंतरिक सुरक्षा नहीं दे सकता और हम भारतीय भाई बहनों को इन्हीं
देश विरोधी ताकतों के वक्त जिसमें जिसमें जरूरत पड़ती है मौके पर इन्हीं के हवाले कर देते हैं। तो वो हिंदुत्व का रक्षक जो है वो कैसे हो सकता है? केजरीवाल कितना खतरनाक हो गया है। वो पहले शराब की दुकान यानी 2-3 मोहल्लों में एक मिला करती थी। आज ये गली गली जो है शराब की दुकानें ये खुलवा दिया। और शराब जो बताया गया है कि ये शराब जो है हमारे गरीब परिवारों के लिए कितना बड़ा जहर है, ये सभी लोग जानते होंगे। गरीब परिवार का जो मुखिया है, जो उसके मियाँ जी हैं, जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है उसको पीपा करके फूंक आते हैं सारी कमाई, और इसके बाद नशे में धुत हो करके आकर के बच्चों को, महिलाओं को पीटते पाटते हैं। ये घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो हमारे गरीब परिवारों के लिए ये जो शराब जो है बिल्कुल जहर है, बहुत बड़ा अभिशाप है। तो उसको ये सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ये गद्दार केजरीवाल ने पूरा दिल्ली को शराब में डुबो दिया। हमारे देश को याद करना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी की सरकार के जो है वो प्रधानमंत्री थे। उनका शासन काल 27 महीने तक चला था। उनके साथ ये चरण सिंह ने गद्दारी करके जाकर के उन्हीं कांग्रेसियों से मिलकर के उस सरकार को गिरा दिया। इसीलिए तो जनता का विश्वास टूट गया ना। खैर, तो उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में 27 महीने में और वही पूरे देश में जो है नशाबंदी, शराबबंदी या प्रोहिबिशन लागू किया था। तो उनके इतने बड़े योगदान को देश याद करे। और एक बड़ा योगदान है कि कितने लोगों को मालूम ही नहीं, और न इन सबों ने मालूम, इन जो राजनीतिक दल हैं उसमें बीजेपी भी है, उसमें जेएनपीसी भी है और भी है, जनता को मालूम होने ही नहीं दिया कि एक ऐसा भी कालखंड आया था, एक ऐसा भी समय आया था, या एक ऐसा भी किसी प्रधानमंत्री का समय आया था जिसमें महंगाई डायन को काबू ही नहीं किया गया, उसको कम भी किया गया। वो कालखंड सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का ही कालखंड था। उन्होंने महंगाई को काबू नहीं किया बल्कि उस नीचे लाए। उनके इस महान कार्य को, महत्व को ये सारे देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दल के उसमें जनता की जानकारी से हमेशा दूर रखा। बताइए, लोगों को मालूम तक नहीं। इस समय ने सिर्फ गांधी, नेहरू, इंदिरा, फलाने और कुछ थोड़ा बहुत वाजपेयी, आडवाणी के चक्कर में महान विभूतियों और उनके योगदानों को हमेशा इन सबों ने हमेशा पीछे रखा। तो ये देश के बहुत बड़े गद्दार हैं सर। अरे उन्हीं मोरारजी देसाई के अधीन बीजेपी के दो शीर्ष नेता, जिनका अक्सर ये करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री। तब भी ये बीजेपी वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को याद नहीं करते और उनको योगदान के विषय में देश को अवगत नहीं कराते। ये दो बहुत महान है। शराबबंदी उन्होंने पूरे देश में लागू किया था, और पूरे विरोध के साथ, यानी काफी विरोध हुआ। दक्षिण के राज्य जो है जो बिल्कुल विरोध में आ गए, तो उसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे था। उनका एक ही तर्क था कि हमारा राजस्व की हानि, रेवेन्यू का लॉस,
उन्होंने समझाया था कि भाई ये जो शराब जो है इसकी एक सामाजिक कीमत होती है और इस कीमत की भरपाई कोई और कीमत नहीं कर सकती। लेकिन समझाने का ये जज्बा होना चाहिए। ये शराब जो है इसकी सामाजिक कीमत है, तमाम बुराइयों की जड़ है समाज में। लेकिन आज ये गद्दार केजरीवाल पूरे दिल्ली को उसी बुराई में डुबो रहा है। हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सोचे गंभीरता से कि ये गद्दार तो है, ये गद्दार भी इसलिए इसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार का ये साथ दिया था, समर्थन किया था, उसकी फाइल को लेकर 8-9 महीने बैठ भी गया था। खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ इसके संबंध भी पाए जाते हैं। तो गद्दार तो है ही और दिल्ली के लिए अभिशाप है ये। और लोग बताते हैं कि मोहल्ला क्लिनिकों ने सब इसका झूठा है, सब में जो है बस वही गंदी कमाई के चलते। और इसका असली चेहरा तो तब दिखा ना कि जब वो कोरोना काल आया था तो जो केंद्र सरकार से पैसे मिले थे 3000 करोड़ की, जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों का रोजी रोटी बंद हो जाने के कारण जो भोजन की समस्या हो गई थी, अपना जीवन काम रखने की समस्या हो गई, तो उनको भोजन की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से इसको 3000 करोड़ रुपए मिले थे। उस 3000 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए किस कदर उस अवस्था में जिसमें कि एक मानवता भी कहती है कि इस अवस्था में उनकी सहायता की जानी चाहिए। सरकार की तो जिम्मेदारी घर बनती है, मानवता के दृष्टिकोण से उनको सहायता की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति जो है वो बन गई थी, तो जिसमें उसको सहायता करनी चाहिए मानवता के नाम पर भी और जो सरकार का दायित्व कर है। उस समय हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के और जो है झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और भी उन गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों के साथ क्या इसने घिनौना व्यवहार किया। उसी दौरान जो है ये झूठ बुलवाया और वो वही राघव चड्ढा, ये गद्दार राघव चड्ढा ने व्हाट्सएप के जरिए झूठ बोल करके ये कहा कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने मजदूर लोग हैं उनके लिए जो है इन सरकारों की बसें लगी हुई हैं आनंद बिहार बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर। तो ये मजदूर लोग वहाँ चले जाएं, वहाँ से उन बसों में बैठ करके अपने अपने घरों में वो चले जा सकते हैं। इस तरह का झूठ इसने राघव चड्ढा जो है ये व्हाट्सएप के जरिए ये फैलवाया। और गद्दार केजरीवाल ने लाउड स्पीकरों से और अपने अफसर के द्वारा चिल्ला करके ये घोषणा करवाया। और जहां हमारे ये गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन रहते थे, वहां पर मकान मालिकों पर दबाव डाल करके उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाए, बिजली और पानी के कनेक्शन कटवा करके उनको मजबूर किया। और फिर अपनी डीटीसी बसों से हमारे उन्हीं गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों को आनंद विहार और गाजीपुर में लाकर पटक दिया। लाखों की भीड़ हो गई। किस समय? जिसमें कोरोना का संक्रमण जो है बड़े खतरनाक गति से फैल रहा था। कल्पना करें कि ये कोरोना हमारे उन सभी गरीब भारतीय भाई बहनों को हो गया होता और उसी संक्रमण के साथ अपने अपने घरों में जाते, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कितना खतरनाक, कितने बड़े पैमाने पर वो कहर बरपाता। या सोचिए, ये सोच करके दिल बैठ जाता है। इतने घिनौने स्तर का है ये केजरीवाल। लेकिन उससे अधिक दुख ये होता है अभी भी क्यों इसको कौन लोग जो हैं इसको वोट दे करके राष्ट्रीय कलंक जो है वो लगा रहे हैं देश के ऊपर। केजरीवाल को वोट देने का मतलब राष्ट्रीय कलंक। भले वो कैसे वो जीता है, जो है इस देश के लिए जो है वो कलंक है।
और फिर इसके बाद हमारे वो गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन कोरोना के पीरियड में पैदल ही हजारों हजार किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हुए। और उसमें विशेष करके हमारे कुछ बच्चियां थीं, हमारी बहुएं थीं, गर्भवती थीं, वो चलते चलते उन सबों ने प्राण त्याग दिए। इतना घिनौना और गिरा हुआ ही है ये केजरीवाल। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, यदि हम सिर्फ केजरीवाल को ही उजागर करें, हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी। उस केजरीवाल को एक गद्दार मोदी पाल रहा है। संविधान, भारत के संविधान ने तमाम प्रावधान दिए हैं ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे सरकारों के इलाज के लिए, बर्खास्त करने के लिए। लेकिन इतने गद्दार केजरीवाल को ये गद्दार मोदी महोदय उसको पाल रहा है। आज जो इस तरह से जो आम आदमी, जो देश के लिए बहुत खतरनाक, इस समाज के लिए बहुत खतरनाक बड़ी है, इसमें सिर्फ जो है मोदी जी का उसमें योगदान, उनकी भूमिका है। इसलिए तो जब भी कोई गद्दार किस्म का वो सत्ता हथियाता है, वो सत्ता पर कभी होता, सबसे पहले बधाई देते हैं हमारे मोदी महोदय। उसके लोग कहते हैं लोकतंत्र। ये लोकतंत्र नहीं है। जनता को बुलवा करके, बरगला करके देश के गद्दार शासन पर बैठे हैं, यह लोकतंत्र नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप। तो खैर, इन सारे अभिशापों को दूर करना है। और मैंने समय बड़ा खराब है, बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत चुनौतियां हैं। लेकिन भारतीय भाई बहनों, जो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग जो है, जो आशा की किरण आप कह सकते हैं, और जो इसमें विश्वास है, वो भारतीयता। और भारतीयता के आधार पर पूरे देश के लोग एक हों, और एक होने के बाद इस केजरीवाल का भी इलाज हो जाएगा, मोदी जी का भी इलाज हो जाएगा, बीजेपी वालों का भी इलाज हो जाएगा, और जेएनपीसी वालों और समाजवादियों का, आरजेडी वालों का, टीएमसी वालों का, एनसीपी का, सबका इलाज हो जाएगा। जो कि इस देश में काले अंग्रेज बन करके हमारे देश को डस रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता की बात, लेकिन प्रसन्नता की बात कि भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाएंगे। इसी में सबका सुख है, सबका कल्याण है, देश का कल्याण है, और इन देश विरोधी ताकतों के नाश का भी इसमें काफी पक्का इंतजाम है। तो भारतवर्ष और भारतीयता, और हम सभी लोग भारतीय, इस मंत्र को मत भूलिए। और एकता, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, सद्भाव, सभी भारतीयता आधारित। मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सब भारतीयता आधारित। इसको करने की सख्त आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।